नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले का दौरा करने पहुंचे वाराणसी रेंज के एडीजी बृजभूषण शर्मा ने आजमगढ़ मऊ के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की। आजमगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए एडीजी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराध की कम घटनाएं हुई हैं। बावजूद इसके पुलिस को और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। एडीजी ने बताया कि विगत वर्ष हत्या की 41 घटनाएं हुई थी, जबकि इस वर्ष 28 घटनाएं घटी। वहीं लूट की 17 घटनाएं हुई, जबकि इस वर्ष लूट की 11 घटनाएं हुई हैं। एडीजी बृजभूषण शर्मा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चलता रहेगा। इसके साथ ही मई माह में अवैध शराब कांड में शामिल सभी 71 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ सभी की संपत्ति भी जब्त की गई। साथ ही गोकशी व अपराध में लिप्त लोगों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इसके साथ ही अपराध से अर्जित संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सके। इस कड़ी में जिले के माफिया कुंटू सिंह की 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एडीजी ने बताया कि मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभ आरंभ हो गया है। जो भी व्यक्ति बहनों के साथ अपराध किया है उसका सत्यापन कराया जा रहा है। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट कर महिलाओं व बहनों के साथ अपराध करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम रोकने के सवाल पर जवाब देते हुए एडीजी बृजभूषण शर्मा ने कहा कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो हर व्यक्ति की सहमति से होता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि हर एसपी कार्यालय, रेंज और जोन कार्यालय में साइबर सेल की स्थापना की गई है। जिला आजमगढ़ में आकर के क्राइम का रिव्यू किया गया है, समीक्षा की पूरे जिले के बारे में। कुछ बातें मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। जहाँ तक अपराध की बात है, काफ़ी अच्छा नियंत्रण अपराध पर हुआ है। हत्या एक ऐसा फिगर होता है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। पिछले साल इस अवधि में 41 हत्याएं हुई थी, उसकी तुलना में इस साल मात्र 28 घटनाएं घटित हुई हत्या की। तो काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट। इसी प्रकार लूट की घटनाएं भी 17 के मुताबिक कुल 11 हुई हैं। इसी प्रकार से अन्य हेड में भी काफ़ी हमारी कमी आई है। जो घटनाएं हुई भी उसमें प्रभावी कार्रवाई की गई हैं। मई के महीने में अवैध शराब से कुछ मौतें हुई थी, उसमें भी अब तक उस घटना के बाद से 71 लोगों पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है, 71 लोगों पर। और अभी कार्रवाई रुकेगी नहीं। आज हमने कहा भी है, समीक्षा भी की है, जिसमें भी ये गैंगस्टर लगे हैं और उनके द्वारा जो संपत्ति अपराध से कमाई गई है, वो सारी संपत्ति को भी हम गैंगस्टर में जब्त कराएंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा कि लास्ट टाइम भारी संख्या में गौकशी की घटनाओं में गैंगस्टर कार्रवाई हुई थी, उसमें भी जिनके पास जो प्रॉपर्टियां हैं, जो कमाई है अपराध से, वो जब्त की जाएंगी। और जो सक्रिय माफिया गैंग्स हैं, सक्रिय तो मैं नहीं कहूँगा, तो जेल में पड़े हुए हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई जिले में हुई है। एक माफिया की लगभग 18 करोड़ की संपत्ति का नुकसान उनको पहुंचा है, जब्त की गई है या डिमोलिश की गई है। अन्य भी जो उनके सहयोगी लोग हैं या स्वयं हैं, जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है, उसकी छानबीन की जा रही है। उन सब पर भी प्रभावी कार्रवाइयाँ होंगी। और भी जो टॉप 10 अपराधी हैं, इन सारे अपराधियों की जो संपत्ति कमाई गई है वो जब्त कराया जाएगा। कहीं कोई अवैध निर्माण है तो उसकी नियमानुसार डीएम को रिपोर्ट देकर के कार्रवाई कराई जाएगी। सारे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके हिस्ट्री शीट खोलने का मैंने आदेश दिए हैं। उनके गैंगों का भी पंजीकरण होगा। तो कुल मिलाकर के जो पेशेवर अपराधी हैं, माफिया अपराधी हैं, उनके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कराई जाएगी। मिशन शक्ति का तीसरा चरण चल रहा है।
अभी 21 तारीख को उसका शुभारंभ हुआ था। इसमें भी जितने भी ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ में कभी पहले कोई क्राइम किया है, छेड़खानी की है, बलात्कार किया की हैं, उन सबके सत्यापन कराए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा अपराधी होगा जो अभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, पहले से एक्टिवेट हैं और किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसे महिला संबंधी अपराध न होने पाए, और जो घटना घटित पहले हुई भी हैं उनमें प्रभावी पैरवी कोर्ट में कराई जा रही है, जिससे उनको सजा मिल सके। मुझे आप बताने में खुशी भी है कि लास्ट टाइम आपके यहाँ घटना हुई थी बलात्कार की और महिला की हत्या कर दी गई थी। अननोन केस था, उस केस का अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ, कन्विक्शन हुआ और उस आईओ को माननीय गृहमंत्री का जो पदक भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जो अन्य अपराध हैं उन सारे अपराधों को हम छानबीन करा रहे हैं। कोर्ट में जो पेंडिंग चल रहे हैं उनकी पैरवी कराएंगे। इसे जो ऐसे अपराधी हैं जो महिलाओं से अपराध करते हैं उनको एक मैसेज है। सर साइबर ये एक तो हर रेंज पे थाना खोला गया, नंबर 1 बात। हर एसपी कार्यालय में, रेंज कार्यालय में, जोन कार्यालय में साइबर सेल की स्थापना की गई है। ये ऐसा क्राइम है जो हर विक्टिम की सहमति से होता है। जो इसका शिकार होता है उसकी सहमति जाने अनजाने हो जाती है। तो इसको रोकने का तो सबसे बड़ा उपाय वो यही है कि प्रिवेंशन, अवेयरनेस। हम अवेयरनेस के कार्यक्रम चालू कराएंगे। अभी एक जगह इसके कुछ लेक्चर भी हो रहे हैं जो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि हम जितना आपके माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर कर पाएंगे उतना ही इसको रोक पाएंगे। तो हमारा पहला प्रयास होगा प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, जिसके लिए हम एक अभियान भी चलाएंगे। और जो एक लेक्चर की सीरीज है उसको हम जनता को जागरूक करेंगे, इनको देखें और अपने आप को बचाएं। ये हमारा पहला प्रयास होगा। दूसरा, घटना घटित होने के बाद जैसा मैंने कहा कि हर जगह साइबर सेल बने हुए हैं, थाना बने हुए हैं, उसकी FIR हम लोग करवाते हैं। अपने जो हमारे आईओज हैं उनका लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अच्छा विवेचना कर सकें, अपराधियों को पकड़ सकें। वो भी हमारा प्रयास जारी है, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होगा प्रिवेंशन पर होगा। पैसे की मांग को लेकर पत्नी को जलाकर मार डालने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 सौरभ सक्सेना ने शुक्रवार को सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के बनियाबाच निवासी अशोक सिंह की बहन शैल सिंह का विवाह अभिमन्यु सिंह पुत्र स्वर्गीय संपत्ति सिंह निवासी किशनपुर थाना जहानागंज के साथ घटना से लगभग 12 वर्ष पूर्व में हुई थी। घटना से कुछ महीने पहले अभिमन्यु सिंह अपनी पत्नी शैल मायके से 5 लाख रुपए ले आने का दबाव बनाने लगा, लेकिन मायके की गरीबी को देखते हुए शैल सिंह रुपए मांगने की बात मायके वालों को नहीं बताई, जिससे नाराज होकर 26 अप्रैल 2015 की रात लगभग 8:30 बजे अभिमन्यु सिंह ने अपनी पत्नी शैल सिंह को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। बुरी तरह से घायल शैल सिंह का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी पति अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादी अशोक सिंह, पुष्पा सिंह, युवराज सिंह, तहसीलदार सत्यनारायण चौहान, अरविंद यादव, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर HD भारती तथा बाल मुकुंद सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति अभिमन्यु सिंह को आजीवन कारावास तथा 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को नेहरू हाल के सभागार में नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक नेहरू हाल के सभा कक्ष में नामांकन दाखिल किए गए।
27 अगस्त को ही दोपहर बाद 4 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की गई। 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी ली जा सकेगी। 3 सितंबर को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद मतगणना होगी। समिति के निर्वाचित सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी। मुख्य राजस्व अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी हरिशंकर ने बताया कि जिला योजना समिति के लिए जनपद में कुल 30 पद हैं। जितने पद हैं उतने ही नामांकन प्राप्त हुए हैं। अभी तक की स्थिति को देखते हुए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं बन रही है। हालांकि नाम वापसी की तिथि 31 अगस्त है, इसलिए 31 अगस्त को ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है। जो जिला योजना समिति के सदस्यों का नामांकन हुआ है, इसमें पूरे जनपद में 30 सदस्यों के पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जात महिला के 3 पद हैं, अनुसूचित जात के 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 हैं, अनारक्षित महिला के 5 हैं, अनारक्षित 9 हैं। इस प्रकार कुल 30 पद हैं और 30 पद का नामांकन 11 बजे से 4 बजे तक हुआ था। नामांकन पूरा हो गया है, जिसमें अनुसूचित जात महिला में 3 नामांकन आए हैं और अनुसूचित जात के 5 नामांकन आए, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला में 3 नामांकन आए, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 और अनारक्षित महिला में 5 आए हैं और अनारक्षित के लिए 9 आए हैं। इस प्रकार जितने पद हैं उतने ही नामांकन आए। अभी की स्थिति को देखते हुए इसमें चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सब निर्विरोध चुने गए। हाँ, अभी तक तो यही है। जब नाम जब तक वापसी की प्रक्रिया नहीं हुई तब तक हम उसको फाइनल नहीं कह सकते। 31 को नाम वापसी की कार्रवाई। टोटल सर जो नामांकन 30 हुए हैं जी। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के युवा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि नए युवक मंगल दलों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के युवकों युवतियों को गांव में भेजकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के माध्यम से गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी सभी उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देकर उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि युवक मंगल दल के सदस्य स्वच्छता, कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं, बाढ़ क्षेत्रों में जाकर जनता का सहयोग करें तथा आवश्यकता पड़ने पर मंगल दल के सदस्यों को ट्रेनिंग भी दिलाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक मंगल दल के सदस्यों को तैनात कर भीड़ को रोकने एवं वैक्सीन लगवाने में जनता की मदद कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि काम न करने वाले युवक मंगल दलों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी युवक मंगल दल रजिस्टर्ड हैं उनसे प्रत्येक दिशा में काम लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह बैठक कर कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला युवा अधिकारी हिमांशु सागर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। बालिका वर्ग में सौम्या सिंह व बालक में हर्ष यादव एक तरफा जीत से शुरुआत किए। प्रतियोगिता में एकल में 148 व युगल में 48 जोड़ी खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। लॉयंस क्लब एवं जिला बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काट व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले दिन कुल 24 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद एवं गणेश जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत लॉयंस क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, सचिव सुनील अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रवि जायसवाल, डॉक्टर सी के त्यागी, गोकुल दास, डॉक्टर भक्त वत्सल, ओम अग्रवाल, नयन अग्रवाल ने बुके भेंट कर किया। ओलंपिक संघ के सचिव अजेंद्र राय तथा शुभम अग्रवाल, नयन अग्रवाल, शिवम गर्ग, इनरवील क्लब के अध्यक्ष लाजो अग्रवाल व अमित लता सिंह ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि खेल से प्रतिभा में निखार आता है।
हर व्यक्ति के जीवन में खेल का विशेष महत्व है। खेल में छोटी छोटी जीत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लॉयंस क्लब व जिला बैडमिंटन संघ का ये प्रयास सराहनीय है। इस तरह की प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित होनी चाहिए ताकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके। आजमगढ़ बैडमिंटन कार्निवल का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें लॉयंस क्लब ने बढ़ चढ़ के, साथ में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन इनके द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया है और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स काफ़ी अधिक संख्या में आए हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। स्पोर्ट्स हमारे एक पर्सनैलिटी का एक मेजर एक ज़रिया है जिसके तरह हम पर्सनैलिटी सुधार सकते हैं। अपने एकेडमिक्स से अपनी पर्सनैलिटी दोनों में सुधार कर सकते हैं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को और साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहूँगा। मैं मीडिया के अपने प्रिय बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसका कवरेज जरूर करें, जिससे और बच्चे मोटिवेट हों और खेल की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, अब जगह जगह आप देखेंगे हर ग्राम पंचायत में जहाँ भी खेल के मैदान के लिए जगह निकाली जा रही है और ग्राम पंचायतों को मोटिवेट करके हम वहाँ पे ओपन जिम और इस तरह की व्यवस्था कराने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इसमें सोच है कि जगह जगह जो खेल के मैदान गाँव पंचायतों में बनेंगे तो काफ़ी प्रतिभा उभर के आएंगे। तो उस पर काम हो रहा है जिससे कि उन प्रतिभाओं को गाँव से हम उभार पाएँ और उनको शहर की तरफ लेके आएँ। न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुशील जायसवाल ने कहा कि खेल मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इससे सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता बल्कि खेल सामाजिक एकता को बढ़ाने का काम करता है। ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में केवल स्पोर्ट्स के प्रति भावना नहीं आती, इसमें खेल के साथ साथ उन्हें पढ़ाई में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और समाज में एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है जिससे हम सब एक हो जाते हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से घर में कैद थे, उनसे बच्चों में फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि फिर से सारे कॉलेज खुल रहे हैं पहले सितंबर से, तो इसके साथ स्पोर्ट्स की ये स्पर्धा जो हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। और हमारा क्षेत्र, हमें उम्मीद है, हमारा पूरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएँ कि देश में और नहीं पूरे विश्व में एक नई स्थापना के लिए आगे बढ़ कर के काम करेगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अश्विनी पांडे, डॉक्टर सीके त्यागी, गोकुल दास, डॉक्टर भक्त वत्सल, मुकुल अग्रवाल, उप क्रीड़ा अधिकारी राज नारायण, नीरज अग्रवाल, केएम श्रीवास्तव, दीपक, मुकुंद, गोविंद आदि उपस्थित थे। इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष लाजू अग्रवाल व अमित लता सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह उत्साहित करने वाला है। खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लगातार ऐसी आयोजनाओं पर बल दिया। कार्निवाल हो रहा है, उसके उद्घाटन समारोह में आई हूँ। आज यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, सब जगह से बच्चे आए हैं और 3 दिन का कार्निवाल है। इसमें जो आज डीएम साहब उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो ये काफ़ी यहाँ बच्चों को बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी बहुत अच्छा होगा यहाँ पर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आजमगढ़ बैडमिंटन क्लब में आज बच्चों के ओपनिंग थी जिसमें हमारे डीएम राजेश जी आए हुए थे, उन्होंने उद्घाटन किया इसका और मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ। और जो हमारे बच्चे गांव से नहीं आ पा रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों को भी एक मंच दिया जाए कि जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो सके। आज पुलिस लाइन सभागार में एडीजी वाराणसी की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डीआईजी आजमगढ़ व एसपी मऊ को पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशंसा चिन्ह गोल्ड से सम्मानित किया गया। एडीजी वाराणसी ब्रिजभूषण द्वारा अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा कानून व्यवस्था संबंधी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान एसपीआरए, एसपी ट्रैफिक के साथ समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी आजमगढ़ अपराध समीक्षा गोष्ठी में मौजूद रहे। एडीजी द्वारा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। एडीजी वाराणसी द्वारा अपराध समीक्षा गोष्ठी समापन के उपरांत पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा डीआईजी आजमगढ़ अखिलेश कुमार व एसपी मऊ घुले सुशील चंद्रभान को पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह गोल्ड दिया गया। कोरोना के संक्रमण से मूर्ति की बिक्री न होने से कलाकार परेशान हैं। सरकार की तरफ वो आस लगाए बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से मूर्ति कलाकारों में एक उम्मीद जगी है। कोरोना के आ जाने से मूर्ति बिकने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
हालांकि इस बार कोरोना का संक्रमण कम होते दिखाई दे रहा है। मूर्ति कलाकारों को उम्मीद है कि अब की बार मूर्ति की बिक्री में इस बार इजाफा हो सकता है। हालांकि कलाकारों के चेहरे पे मायूसी भी साफ दिखाई दे रही है। कलाकारों का कहना है कि इस बार मूर्तियों का ऑर्डर बहुत कम मिला है। पिछले साल तो थोड़ा अच्छा काम मिला था, लेकिन इस बार कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है। मूर्ति कलाकारों ने बताया कि हम लोग काफी संख्या में मूर्ति बना चुके हैं। 90 से ज्यादा मूर्तियों में से अभी 17 मूर्तियों का ऑर्डर मिला है। हम लोगों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। हम लोग बंगाल से 12 कारीगर आजमगढ़ आए और यहाँ मूर्ति बनाने का काम करते हैं। हम लोग पूरी तरह से मूर्ति बनाने की तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर न मिलने से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग को मूर्ति बहुत कम बिक रहा है, ऑर्डर ज्यादा नहीं मिल रहा है। हम लोग को मूर्ति बना कर रख दिया, बहुत टेंशन में है मूर्ति बिकेगी कि नहीं बिकेगा। अगले साल से बहुत कम मूर्ति बिका था, छोटा छोटा मूर्ति बिका था, 1-1.5 महीने पहले आया था। तो सर अभी देखो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड की पाबंदियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो क्या लगता है कि जब धीरे धीरे कम हो जाएगा तो सब राज्य मूर्ति बिकेगा। अभी टाइम है, इसलिए वो सोच रहे थे। मूर्तियाँ तैयार कर ली, मूर्ति सब कंप्लीट हो गया। हाँ, खाली पेंटिंग का बाकी है। पेंटिंग हो जाए तो मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। सरकार की कोई योजनाओं का लाभ? सरकार का जैसे हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। हाँ, कोई हम लोग को दान नहीं मिलता है। जो कलाकारी है, कलाकारी को कोई इज्जत नहीं मिलता है। कुछ पैसा देने का कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। और हर जगह हर कस्टमर हर दिन से मिलते हैं, हम लोग को नहीं मिलता। कोरोना के लिए ऑर्डर आया तो मैं 6-7 ऑर्डर आया। मूर्ति का काम करता है तो अगले साल से बहुत कम। अभी तो 2-2.5 महीना हो गया काम तो चलिए आ रहा है। मूर्ति तो उस टाइम ऑर्डर हो जाता है, अभी तो इस टाइम ऑर्डर नहीं हो रहा है। देखो कैसे होगा, पता तो नहीं चल रहा है जब मूर्ति कैसे बिकेगा नहीं। बंगाल से हम लोग आया, 12 आदमी आया इधर से काम करने के लिए। तो अभी तो उस टाइम क्या होगा पता नहीं चल रहा है। इसमें कितनी परेशानी का सामना करना? बहुत परेशानी है इस टाइम में। मूर्ति नहीं बिकेगा तो कैसे हम लोग को पैसा देगा मालिक भी कैसे ले, खर्च इतना कर रहे हैं पैसा के लिए। पिछले साल से कम ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, आदमी सोच रहा है कि अभी कोविड नहीं खत्म हो रहा है, अभी पूजा पाठ होगा कि नहीं होगा, सोच समझ के आ रहा है। और जो गाँव परिस्थिति है आ रहा है, देख के चला जाता है, यही बात बोल के जाता है। यूपी में तो अब पूरी तरह से खुल गया है, उसमें आपको क्या उम्मीदें हैं कि कैसे? देखो खुल गया मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं अभी खुला है, लेकिन गाँव आ रहा है। देखो क्या होगा कि नहीं होगा। मूर्ति अब पिछले साल से ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। क्या उम्मीद है आपकी बार? हम तो पूरा उम्मीद लेके आए हैं बंगाल से, जो मूर्ति बिकेगा, पूजा पाठ होगा, अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। मालिक बिकेगा, पैसा मिल जाएगा, हम लोग लेबर आदमी हैं, हम लोग भी पैसा मिल जाएगा, खुश रहेगा हम लोग। तो सरकार सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन हम लोग जो कलाकार है हम लोग कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जो कलाकार आदमी बंगाल से आया है खुश रहने के लिए, जो हम लोग फंस जाता है, मूर्ति बिकता नहीं, सरकार कुछ नहीं, अनुदान हम लोग को नहीं मिलता है सरकार तरफ से। संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा बताया गया कि सन 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। ये जानकारी होने पर सभी ओबीसी वर्ग के लोग आहत और चिंतित हैं तथा इस सूचना से ओबीसी वर्ग में निराशा और आक्रोश का माहौल है। बुधवार के दिन अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपकर जाति आधारित जनगणना की मांग की। भारत सरकार से महामहिम राष्ट्रपति से ये वो देने आए थे हम लोग ज्ञापन कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पिछड़ों का कितनी आबादी है उनका जातिवार जनगणना के आधार पर ही उनका आरक्षण और तमाम सुविधाएं मिलने का चांस रहेगा। इसलिए हम सभी अधिवक्ता साथी जो जनपद के हैं, हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि इसकी जाति जनगणना हो और उस जनगणना के आधार पर जो सुविधाएं पिछड़ी जातियों को और अन्य जातियों को मिल सकती है जातिवार में, उसको दिलाने का बात है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा से संबंधित जिला यादव महासभा आजमगढ़ ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उनका कहना था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या जब तक नहीं पता चलेगी तब तक उनके हित संरक्षण की योजनाएं कैसे बनेंगी। पूर्व में भी विभिन्न चरणों में
ओबीसी का डाटा उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हो चुका है। इसलिए ओबीसी के सभी प्रबुद्ध जनों का कहना है कि 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। कराए जाने के संदर्भ में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन आज दिए हैं और ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि सारी योजनाएं इन्हीं जाति आधारित वर्गों में बटे हुए लोगों के ऊपर जो कार्य योजना बनती है इसी आधार पर बनती है। लेकिन सभी पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे गाड़ियों की जनगणना है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं है। तो इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिए। क्या आश्वासन मिला? जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।